नमस्कार दोस्तों। आप लोग ये कहानी किस जगह से देख रहे हैं? अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। रतन जी अपने थरथराते हाथों से मेज पर रखी हार्ट और ब्लड प्रेशर की दवाइयों की तरफ बढ़े ही थे कि रीचा ने झपट्टा मार कर डिब्बा छीन लिया और उसे खिड़की के बाहर कीचड़ में फेंक दिया। रीचा गुस्सा करते हुए, दवाई खाकर और जी कर क्या करोगे, ताकि मेरे पति के दिमाग में और जहर भर सको। तुम जैसे बुजुर्गों का मर जाना ही बेहतर है, कम से कम घर का राशन तो बचेगा। ये सुनकर रतन जी को खांसी आने लगी। ये देखकर उनकी पत्नी शीला जी डर गई। अचानक से वह रोते हुए रीचा के पैर पकड़ने लगी। बहू, ये मत करो, उन्हें दिल की बीमारी है, दवा बिना वह तड़प उठेंगे। हमें जो सज़ा देनी है दे दे, पर दवा तो लेने दो। रीचा ने पैर झटक दिया, जिससे शीला जी जमीन पर गिर पड़ी। रीचा जहरीले लहजे में, चुप करो, आया समझ, कोई दवाई नहीं मिलेगी। आज रात तुम दोनों इसी बरामदे में ठंडी ज़मीन पर सोओगे, बिना दवाई के। मरना हो मर जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम तो ऐसे ही सोना जैसे बाहर के आवारा कुत्ते सोते हैं। अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला तो मैं खुद अपने कपड़े फाड़ कर पुलिस को बुलाऊंगी और तुम दोनों पर घरेलू हिंसा और प्रताड़ना का ऐसा झूठा केस लगाऊंगी कि इस उम्र में जेल की काल कोठरी में सड़ोगे। पूरी दुनिया तुम आशीर्वादी बूढ़ों पर थूकेगी। रतन जी की सांसें गहरी हो गई थी, इसीलिए उन्होंने जल्दी से पानी पीना चाहा, लेकिन रीचा ने पास रखा पानी का जग उठाया और उसे ज़मीन पर उड़ेल दिया। प्यास लगी है ना, तो चाटो इस ज़मीन को। तुम जैसे लोगों को तो यही शोभा देता है। समीर के आने तक ना खाना मिलेगा ना पानी। और सुनो, अगर तुमने समीर को एक लफ्ज़ भी बताने की कोशिश की कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, तो मैं उसे ये कह दूंगी कि तुम लोगों ने मुझ पर हाथ उठाया है। वह तो अब मेरी हर बात मानेगा, तुम दोनों की नहीं। ये बोलकर वह गुस्से से वहाँ से चली गई। वही रतन जी और शीला जी दीवार से लग कर बैठ गए। रतन जी की छाती में हल्का दर्द उठने लगा था, पर रीचा के खौफ और अपमान ने उनकी जुबान पर ताला लगा दिया। वे अपनी ही छत के नीचे भिखारियों से भी बदतर हालत में थे। रतन जी और शीला जी की आंखों में जो आंसू अब तक डर के मारे रुके हुए थे, वे बांध तोड़कर बह निकले। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अंधेरे कोने में दुबक कर बैठ गए। उनकी सिसकियों की आवाज़ भी गले में ही दबी हुई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं रीचा फिर से बाहर ना आ जाए। दोनों की आंखों में मलाल था, दुख था और उस बेटे के लिए तड़प थी जिसे उन्होंने अपनी पूरी दुनिया माना था। शीला जी ने अपना चेहरा रतन जी के कंधे पर छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उनकी आंखों से बहता हर आंसू समीर के बचपन की यादों को धो रहा था। वही समीर जो कभी उनके गले लग कर सोता था, आज अपनी पत्नी के लालच में अंधा होकर उन्हें भिखारियों की तरह छोड़ चुका था। शीला जी सिसकते हुए, रतन जी, क्या हमने यही दिन देखने के लिए उसे पढ़ाया लिखाया था? क्या ये वही समीर है जो कभी हमारी आंखों में एक आंसू नहीं देख पाता था? आज हमारी ही छत हमारे लिए पराई हो गई। रतन जी की आंखों से भी मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। उनकी छाती का दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन उस शारीरिक दर्द से कहीं ज़्यादा गहरा जख्म उनके स्वाभिमान पर लगा था। वे दीवार से टिके हुए ऊपर की ओर देख रहे थे, जैसे भगवान से पूछ रहे हो कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की ईमानदारी की क्या यही कीमत पाई है?
रतन जी रूंधे हुए गले से, शीला, आज हमारा बेटा नहीं मरा, आज हमारी ममता की हार हुई है। हमने उसे सच बोलना सिखाया, लेकिन हम उसे लालच से लड़ना नहीं सिखा पाए। देखो तो सही, आज हम अपने ही घर में एक घुट पाने के लिए तरस रहे हैं, और वह उस पापिनी की बातों में आकर हमें गुनहगार समझ रहा है। उन दोनों के पास अब रोने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठंडी जमीन पर बैठे हुए, प्यास से सूखते गले और भूख से बिलखते पेट के साथ वे सिर्फ अपनी मौत की दुआ करने लगे। उनकी आंखों के आंसू जमीन पर गिरकर उस धूल में मिल रहे थे जिसे कभी उन्होंने अपने पसीने से घर बनाया था। शाम का वक्त था। समीर फाइलें लेकर घर लौटा। घर में घुसते ही एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रहा था। समीर के बूढ़े पिता, जो खुद एक रिटायर्ड शिक्षक थे, उसके आते ही बाहर आया। पिताजी ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, लगभग रोनी आवाज में बोले, समीर बेटा, सुनो, मैंने सुना है रविंद्र की उस फाइल पर आज फैसला होना है। याद रखना, उस फाइल के पीछे बहुत से गरीबों का हक दबा है। रिश्वत की चमक से अपनी साख मत धुंधली होने देना, ये कभी भी मत करना। समीर अभी कुछ बोलता, उससे पहले ही रसोई से ऋचा तूफानी अंदाज में बाहर निकली। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन और आंखों में लालच की चमक थी। ऋचा का टाच करते हुए, लीजिए, फिर शुरू हो गया आपका प्रवचन। पिताजी, आपके सिद्धांतों ने हमें आज तक दिया क्या है? इस टूटे हुए सोफे और साइकिल के अलावा देखो पड़ोस के वर्मा जी को, पिछले महीने नई लग्जरी गाड़ी लाए हैं, और हम अभी भी बिल भरने के लिए पाई पाई जोड़ते हैं। रतन जी अचानक से डर गए थे। वही समीर उलझन में, ऋचा, पिताजी सही कह रहे हैं, वह फाइल गलत है। ऋचा समीर के करीब आकर जहरीले स्वर में, समीर, तुम इन बूढ़ों की बातें मत सुना करो। यह तो चाहते हैं कि तुम इन्हीं की तरह पूरी जिंदगी गरीबी में काटो। इन्हें क्या पता आज की दुनिया। अगर तुम आज आगे नहीं बढ़े तो मैं यह घर छोड़ दूंगी। मुझे यह गरीबी का बोझ और नहीं ढोना। समीर के बूढ़े माता पिता ने हसरत भरी नज़रों से अपने बेटे को देखा, लेकिन समीर ने अपनी नज़रें चुरा ली। ऋचा के चिल्लाने और समीर के चुपचाप कमरे में चले जाने के बाद घर में एक खौफनाक खामोशी छा गई। समीर के पिता रतन जी अपने बेटे को जाते हुए देखते रहे। तभी उसकी माँ शीला जी आई। उन्होंने भी सब सुन लिया था। यह सब तो जैसे रोज का हो गया था। शीला जी ने दीवार का सहारा लिया और ठंडी आह भरी। उन्हें वह दिन याद आया जब ऋचा इस घर में पहली बार आई थी। उन्होंने सोचा था कि एक संस्कारी बहू आई है जो उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगी और घर को प्यार से बांध कर रखेगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकली। जब से रिया ने इस घर की दहलीज पर कदम रखा था, घर का चैन और सुकून जैसे पंख लगाकर उड़ गया था। उसका दिन ही तानों से शुरू होता और समीर को भड़काने पर ख़त्म होता। वह साये की तरह समीर के पीछे पड़ी रहती। कभी उसे उसके माँ बाप के खिलाफ जहर पिलाती, तो कभी उसे रईसी के झूठे सपने दिखाकर लालच के कुएं में धकेलती। शुरुआत में समीर ऋचा की बातों को अनसुना करता था। वह अपने माता पिता का सम्मान करता था, लेकिन ऋचा ने अपनी भावनात्मक ब्लैकमेलिंग को हथियार बना लिया। जब समीर उसकी बात नहीं सुनता तो वह घर में महाभारत छेड़ देती, खाना पीना छोड़ देती या कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती। थक हार कर समीर अपना गुस्सा अपने मासूम माता पिता पर ही निकाल देता।
रतन जी और शीला जी ने कई बार कोशिश की कि ऋचा को प्यार से समझाए। उन्होंने चाहा कि उसे बताए कि इज्जत रोटी से ज़्यादा कीमती होती है, लेकिन ऋचा समझना ही नहीं चाहती थी। अब तो हालत यह थी कि वह समझाने पर उल्टा उन पर ही झपट पड़ती। ऋचा अक्सर उन्हें चुप कराते हुए कहती थी, आप लोग अपनी ये पुरानी दलीलें अपने पास रखिए। आपने तो पूरी उम्र गरीबी में काट दी, अब क्या मेरे पति को भी सड़कों पर देखना चाहते हैं? अगर चैन से रहना है तो हमारे बीच में बोलना बंद कीजिए। ऋचा की कड़वी बातें सुनकर रतन जी और शीला जी की बोलती बंद हो जाती थी। वे एक दूसरे का हाथ थामकर बस चुपचाप अपनी किस्मत को कोसते। समीर पेशे से एक वकील था। उसने सालों तक कचहरी की गलियों में धूल फांकी थी। अपनी ईमानदारी और सिद्धांतों के दम पर कई छोटे केस जीते थे, पर सच्चाई यह थी कि ईमानदारी से घर में सिर्फ दाल रोटी चलती थी, जबकि उसके साथ के कई वकील हेरा फेरी और रसूखदारों का साथ देकर आज आलीशान बंगलों और लंबी गाड़ियों के मालिक बन चुके थे। अभी कुछ ही दिन पहले समीर के पास एक बहुत बड़े क्लाइंट रविंद्र का केस आया था। रविंद्र एक ऐसा बिल्डर था जिसकी लापरवाही की वजह से उसकी निर्माणाधीन इमारत गिर गई थी और मलबे में दबकर कई गरीब मजदूरों की मौत हो गई थी। जब समीर ने इस केस के बारे में बताया तो ऋचा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा जैसे उसकी मुराद पूरी हो गई हो। ऋचा समीर की बाहों में झूलते हुए, समीर, यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह हमारी किस्मत की चाबी है। अब हमें उस टूटे हुए स्कूटर पर नहीं चलना पड़ेगा। लेकिन शीला जी और रतन जी ने न्यूज़ में उस हादसे की रूह कपा देने वाली तस्वीरें देखी थी। उन्होंने देखा था कि कैसे बेगुनाह मजदूरों के परिवार सड़कों पर बैठकर रो रहे थे। रतन जी भारी आवाज़ में, बेटा, यह केस मत लेना। उन गरीबों की आहें तुम्हें कभी सूखी नहीं रहने देगी। वह बिल्डर खूनी है, उसे बचाना पाप है। ऋचा बीच में ही फुफकारते हुए, पाप और पुण्य की बातें भूख नहीं मिटाती पिताजी। समीर, अगर तुमने यह मौका छोड़ा तो समझ लेना कि तुमने अपनी पत्नी और बच्चों का गला घोट दिया है। यह केस तुम्हें फर्श से अर्श पर ले जाएगा। उसी दिन से ऋचा ने समीर के कान भरना शुरू कर दिया था। उसने समीर को हद से ज़्यादा मानसिक और भावनात्मक तौर पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने घर में एक ऐसा माहौल बना दिया मानो समीर अगर यह केस नहीं लड़ता तो वह दुनिया का सबसे बुरा पति और पिता है। वह समीर को सोने नहीं देती थी। रात रात भर जाकर उसे यह एहसास दिलाती कि वह कितना असफल है। वह अक्सर कहती, तुम्हारे साथ के लोग आज कहाँ पहुँच गए और तुम अभी भी इन बूढ़ों के आदर्शों की पोटली दबाए बैठे हो। क्या तुम्हें अपनी पत्नी की फटी साड़ियाँ और बच्चों की छोटी होती जा रही स्कूल फीस नहीं दिखती है? या तो तुम वकील बनो या फिर इन शहीदों के आश्रम का ट्रस्टी बन जाओ। समीर पूरी तरह टूट चुका था। एक तरफ उसके पिता के संस्कार थे और दूसरी तरफ उसकी पत्नी का खौफनाक लालच और बच्चों का भविष्य। ऋचा ने उसे इस कदर मजबूर कर दिया था कि समीर अब अपने माता पिता के सामने बैठने तक से कतराने लगा था। वह बस उस अंधेरी खाई में गिरने की तैयारी कर रहा था जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। शीला जी और रतन जी अपने बेटे की हालत समझ रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि समीर अपने पत्नी की दबाव में आए, लेकिन वो और ज़्यादा ही
दिन ब दिन गुस्से में रहकर उन्हें ही सुनाने लगा था। शीला जी ने रतन जी की ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, रतन जी, हमने कभी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को हमने ईमानदारी का दूध पिलाया वो एक दिन उसी ईमानदारी को गरीबी का बोझ समझने लगेगा। रतन जी कुछ नहीं बोले, बस अपनी धुंधली आंखों से उस बंद दरवाजे को देखते रहे जिसके पीछे उनका बेटा अपनी आत्मा का सौदा कर रहा था। उनकी आंखों में वह डर साफ दिख रहा था जो एक बरगद के पेड़ को जड़ से उखड़ते समय होता है। समीर झटके से अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर रीचा अभी भी फुसफुसाते हुए जहर उगल रही थी जिसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। रीचा कमरे के अंदर समीर की आंखों में आंखें डालकर नफरत भरी आवाज़ में बोली, देख लिया ना, यही चाहते हैं ये लोग। इनकी आंखों में अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी वही नाकामयाबी पर का कीड़ा है। खुद तो पूरी उम्र इस 2 कौड़ी के घर में इन सीलन भरी दीवारों के बीच काट दी। अब ये चाहते हैं कि तुम भी उन्हीं की तरह अपनी ईमानदारी का अचार डालो और तिल तिल कर मरो। इन्हें तुम्हारी कामयाबी से डर लगता है समीर। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी चिंता कर रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ अपनी उस खोखली इज्जत को बचा रहे हैं जिसकी बाजार में कोई कीमत नहीं है। याद रखना, अगर कल वह फाइल साइन नहीं हुई तो समझ लेना कि इस घर के साथ साथ मेरा और तुम्हारा रिश्ता भी हमेशा के लिए ख़त्म है। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती जो एक मामूली कागज़ पर दस्तखत करने से डरता हो। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने बच्चों को तुम जैसे नाकाम और बुज़दिल पिता के साये में नहीं पाल सकती। मैं उनका भविष्य तुम्हारे उन सिद्धांतों की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी जो घर में 2 वक्त की ढंग की रोटी तक नहीं ला सकते। फैसला तुम्हारा है, या तो उन बूढ़ों की घिसी पिटी बातें सुनकर पूरी उम्र इस गरीबी के नरक में सड़ो, या फिर हाथ बढ़ाकर उस सुनहरे भविष्य को थाम लो जो तुम्हारे सामने खड़ा है। अगर कल दस्तखत नहीं हुए तो शाम को मुझे इस घर में मत ढूंढना। ये बोलकर वह गुस्से से अपने बच्चे के रूम में चली गई। वहीं समीर सड़ पकड़कर वहीं पर बैठ गया था। बाहर रतन जी ने कांपते हाथों से अपनी छड़ी पकड़ी और धीरे से अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठ गए। शीला जी उनके पास आई और उनके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शीला जी रूंधे हुए गले से, रतन जी, हमारा समीर, हमारा बच्चा ऐसा तो नहीं था। ये रीचा उसे क्या बना रही है? आज उसने हमारी तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं। क्या उसे सच में लगता है कि हम उसके दुश्मन हैं? रतन जी गहरी और भारी आवाज में, इंसान जब लालच की पट्टी आंखों पर बांध लेता है शीला, तो उसे सबसे ज़्यादा नफरत उसी से होती है जो उसे आईना दिखाता है। समीर अपनी ईमानदारी नहीं खो रहा, वह अपना अस्तित्व खो रहा है। रीचा उसे उस रास्ते पर धकेल रही है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। शीला जी, पर हम कुछ करते क्यों नहीं? उसे रोकते क्यों नहीं? रतन जी निराशा भरी मुस्कान के साथ, किसे रोकूं शीला? उसे जिसे अपनी पत्नी के तानों में ज़्यादा दम लग रहा है, या उसे जिसे अपनी माँ के आंसू अब गरीबी का रोना लगता है? आज घर की दहलीज पर सिर्फ फाइल का फैसला नहीं हुआ, आज हमारे संस्कारों की हार हुई है। मुझे डर है कि समीर उस पैसे के चक्कर में वो सब खो देगा जो हमने जिंदगी भर कमाया है। शीला जी ने सिसकते हुए अपना सिर रतन जी के घुटने पर रख दिया
उधर कमरे के अंदर से समीर के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। समीर अंदर से, बस करो ऋचा, तुम जो चाहती हो वही होगा, कल फाइल साइन हो जाएगी, बस अब और ताने मत दो। यह सुनकर रतन जी की आंखें बंद हो गई। उन्हें समझ आ गया कि उनके बेटे ने जमीर का सौदा कर लिया है, लेकिन वो एक बार समझाना चाहते थे। इसीलिए वो थोड़ी देर बाद समीर के कमरे में गए। समीर फाइल लिए बैठा था, उसके हाथ कांप रहे थे। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रतन जी और शीला जी कमरे के अंदर आए। उनकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि अपने बेटे को बचाने की आखिरी उम्मीद थी। रतन जी धीमी पर अडिग आवाज में, समीर बेटा रुक जाओ, अभी भी वक्त है। उन गरीबों की बद्दुआ बहुत भारी होती है। यह फाइल सिर्फ कागज नहीं है, यह उन मजदूरों के कफन पर तुम्हारे दस्तखत होंगे जो उस इमारत के मलबे में दबे थे। मत बेचो अपना जमीर बेटा। शीला जी रूंधे हुए गले से, बेटा हमने तुझे सूखी रोटी खिला कर पाला, लेकिन कभी किसी का हक मारना नहीं सिखाया। ये पैसा, ये सब हाथ का मैल है, लौटा अपनी सच्चाई की तरफ। समीर जो पहले से ही ऋचा के तानों से सुलग रहा था, माता पिता की इन बातों से ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने मेज पर रखी फाइल जोर से पटकी। समीर भयानक गुस्से से चीखते हुए, बस बहुत हो गया आप लोगों का, थक चुका हूँ मैं आपकी इन महान बातों से। क्या दिया आपकी इस ईमानदारी ने मुझे? समाज में कोई इज्जत नहीं, बैंक बैलेंस जीरो और घर में रोज का कलेश। आप लोगों को क्या पता, जब कोर्ट में मेरे साथ के वकील अपनी लग्जरी कारों से उतरते हैं और मैं अपने खटारा स्कूटर को धक्का मारता हूँ, तो मुझे कैसा महसूस होता है। रतन जी हैरानी से, समीर ये तुम बोल रहे हो? समीर आंखें तरेरते हुए, हाँ मैं बोल रहा हूँ। आप चाहते हैं कि मैं भी आपकी तरह पूरी उम्र अभावों में काट दूँ? ऋचा सही कहती है, आप लोग मेरे दुश्मन हैं। आप नहीं चाहते कि आपका बेटा कामयाब हो। आपको अपनी फालतू की साख की चिंता है, लेकिन मेरे बच्चों के भविष्य की नहीं। आज के बाद मुझे मत समझाइएगा कि सही क्या है और गलत क्या। समीर ने झटके से अपनी जैकेट उठाई और वह फाइल हाथ में ली। समीर कटाच से, आज मैं जा रहा हूँ अपनी किस्मत बदलने, और याद रखिएगा यह फाइल ही इस घर की कंगाली दूर करेगी। अब बीच में मत आइएगा। शीला जी ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन समीर ने उन्हें झटक दिया और तेज कदमों से बाहर निकल गया। पीछे बरामदे में रतन जी बूत बनकर खड़े रह गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे आज उनके घर की नींव की आखिरी ईंट भी गिर गई हो। समीर सीधा रविंद्र के ऑफिस की ओर निकल पड़ा, जहां उसका विनाश काले पैसों के रूप में इंतजार कर रहा था। वही समीर के जाते ही ऋचा का चेहरा बदल गया। वह बरामदे में खड़े रतन जी और शीला जी की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। ऋचा दांत पीसते हुए बोली, तो आप दोनों को बहुत शौक है ना ईमानदारी का पाठ पढ़ाने का? मेरे पति को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। आपने सोचा था कि आपकी बातों में आकर वह इस सुनहरे मौकों को लात मार देगा। रतन जी कांपती आवाज में, ऋचा तुम गलत कर रही हो, तुम उसे नरक में धकेल रही हो। ऋचा चीखते हुए, नरक तो मैंने इस घर में झेला है, इन टूटी दीवारों और तुम्हारी इन बेकार की नसीहतों के बीच। अब समीर मेरी मुट्ठी में है और तुम दोनों अब इस घर में एक पल की शांति के लिए तरस जाओगे। ये सुनकर शीला जी गुस्से से बोली, ऋचा जुबान,
तभी रतन जी ने रोकते हुए कहा, रुक जाओ शीला, तुम इसके चक्कर में अपना मुंह खराब मत करो। ये दोनों अब नहीं सुधरेंगे, चलो तुम। वही उन्हें वहां से जाते देखकर ऋचा ने एक खतरनाक फैसला किया। उसने बूढ़े माता पिता को सबक सिखाने के लिए उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की ठान ली। वो लोग जैसे ही रूम में गए, वैसे ही ऋचा ने सबसे पहले उनके रूम का दरवाज़ा लगा दिया और घर की मेन स्विच से उनके कमरे की बिजली काट दी। अब रहिए अपने सिद्धांतों के साथ इसी अंधेरे में। अब ना ही तुम्हें खाना दूंगी, ना ही पीने के लिए पानी, ना ही दवा। तुम अब सड़ते रहो, उसने हंसते हुए कहा। वही बंद कमरे में शीला जी और रतन जी फर्श पर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू भी सूख चुके थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, वहाँ एक दिन उन्हें कैदियों की तरह रहना पड़ेगा। ऋचा कमरे में जाकर सुकून से लेट गई और समीर के लौटने का इंतजार करने लगी, यह जानते हुए कि उसने समीर के दिल से उसके माँ बाप के लिए बची कुची जगह भी ख़त्म कर दी है। उधर समीर का गुस्सा और उसके माता पिता की बेबसी अब उसे विनाश के उस मोड़ पर ले आई थी जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। वह तेज रफ्तार में अपने खटारा स्कूटर को दौड़ाते हुए रविंद्र के आलीशान दफ्तर पहुंचा। रविंद्र मखमली सोफे पर बैठा धुएं के छल्ले छोड़ रहा था। जैसे उसने समीर को बदहवास हालत में अंदर आते देखा, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह समझ गया कि शिकार पूरी तरह जाल में फंस चुका है। रविंद्र ने मुस्कुराते हुए, आइए समीर जी। चेहरे की ये सिकन बता रही है कि आप बहुत बड़े बोझ से दबे हैं। फिक्र मत कीजिए, यह दस्तखत आपकी सारी परेशानियां ख़त्म कर देगा। समीर ने बिना कुछ बोले कांपते हाथों से फाइल मेज पर रखी और पेन निकालकर उस पर दस्तखत कर दिया। वह फाइल जो उन गरीब मजदूरों की मौत का इंसाफ मांग रही थी, अब समीर की कामयाबी का रास्ता बन चुकी थी। समीर गहरी सांस लेते हुए, काम हो गया रविंद्र, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। रविंद्र, अरे समीर जी, अभी तो जश्न शुरू हुआ है, रुकिए। रविंद्र ने अपनी मेज की दराज से एक छोटा बेहद आलीशान और मखमली दीवा निकाला। उसने उसे समीर की ओर खिसकाया। यह हमारी नई पार्टनरशिप का एक छोटा सा तोहफा है, इसे रिश्वत मत कहिएगा। यह बस एक दोस्ती की घड़ी है, दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों में से एक है, बिल्कुल आपकी काबिलियत की तरह। समीर ने जैसे ही डिब्बा खोला, उसकी आंखें चौंधिया गई। सोने की चेन वाली वह घड़ी रोशनी में जगमगा रही थी। वह देखने में जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही भारी और आधुनिक भी। समीर ने उसे हाथ में लिया तो उसे अपनी गरीबी का एहसास और भी ज़्यादा होने लगा। उसे लगा कि ऋचा सही थी, असल जिंदगी तो यही है। समीर अचकचाते हुए, पर रविंद्र, यह बहुत महंगी लग रही है। रविंद्र हंसते हुए, आपके भविष्य के सामने इसकी क्या औकात, पहनिए इसे, यह वक्त बदल देगी। समीर ने उस घड़ी को अपनी कलाई पर बांध लिया। उसे नहीं पता था कि वह घड़ी सिर्फ वक्त नहीं बता रही थी, बल्कि वह रविंद्र का जासूस थी। उस घड़ी के अंदर एक माइक्रो रिकॉर्डिंग चिप लगी थी, जो समीर और रविंद्र के बीच हुई हर गुप्त बात को रिकॉर्ड कर रही थी। रविंद्र ने यह चाल इसीलिए चली थी ताकि कल अगर वह फंसे तो समीर को मोहरा बनाकर खुद बच सके। जब समीर रात को घर लौटा तो ऋचा ने जल्दी से बूढ़े के कमरे का दरवाज़ा खोला और वह दरवाजे पर ही खड़ी हो गई थी।
जैसे ही उसकी नज़र समीर की कलाई पर चमकती उस घड़ी पर पड़ी, वह पागलों की तरह चहक उठी। ऋचा समीर का हाथ पकड़कर चूमते हुए, वाह समीर, इसे कहते हैं रुतबा। देखा, आज तुम सच में एक बड़े वकील लग रहे हो। अब आएगा मज़ा, जब कल तुम इसे पहनकर कोर्ट जाओगे। तभी रतन जी और शीला जी कमरे से बाहर आए। घड़ी की चमक देखकर उनका दिल बैठ गया। रतन जी कठोर स्वर में, समीर, यह क्या है? कहाँ से आई यह चमकती हुई जंजीर? ऋचा गुस्से में पलटकर, पिताजी, अब जहर उगलना बंद कीजिए। यह इनके टैलेंट का इनाम है। इसे वापस करने की बात सोचना भी मत। समीर खामोश था। उसने घड़ी की टिक टिक सुनी, जो उसे बहुत सुरीली लग रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह टिक टिक असल में उसके विनाश का काउंटडाउन है। अगले 3 दिनों में समीर के घर का नक्शा ही बदल गया। ईमानदारी की वह सादगी अब रसूख के भद्दे दिखावे के नीचे दब चुकी थी। उन 3 दिनों में समीर के पास काले धन की ऐसी बारिश हुई कि ऋचा के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह दिन भर बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करती, महंगे ब्रांड्स के कपड़े और गहने खरीदती। घर के बाहर अब समीर का वह पुराना खटारा स्कूटर नहीं, बल्कि एक चमचमाती हुई नई सफ़ेद सेडान गाड़ी खड़ी थी। समीर अब ऋचा की बातों का ऐसा गुलाम बन चुका था कि उसे अपनी कलाई पर बंधी उस घड़ी की टिक टिक किसी संगीत जैसी लगती थी। ऋचा रानी की तरह घर में हुक्म चलाती थी। रतन जी और शीला जी को घर के एक छोटे से स्टोर रूम जैसा कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। अगर वे गलती से भी बाहर आकर कुछ बोलने की हिम्मत करते तो ऋचा उन पर भेड़ियों की तरह झपट पड़ती। एक दोपहर जब ऋचा ढेरों शॉपिंग बैग्स लेकर घर लौटी तो शीला जी ने धीमे स्वर में टोक दिया। शीला जी कांपते हुए, बहू, इतना पैसा? ये सब ठीक नहीं है। समीर की जान को खतरा हो सकता है। रतन जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनके लिए दवा। ऋचा बैग पटकते हुए नफरत से, चुप रहिए आप। अपनी ये दरिद्रता वाली बातें अपने पास रखिए। ये पैसा समीर की काबिलियत का है। और रही बात दवा की, तो जब तक आप हमारे ऐशो आराम में दखल देना बंद नहीं करेंगे, आपको इस घर में हवा भी नहीं मिलेगी। उसने सबक सिखाने के लिए उस दिन रतन जी और शीला जी का पंखे का कनेक्शन काट दिया। तपती गर्मी में वे दोनों पसीने से तरबतर होकर अंदर पड़े रहे। लेकिन समीर ने अपनी पत्नी के डर और पैसों के लालच में आकर उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। समीर अब उन फाइलों और गड्डियों में इतना खो गया था कि उसे अपने पिता की उखड़ती सांसें सुनाई ही नहीं दे रही थी। चौथे दिन सुबह के ठीक 6 बजे थे। बाहर कोहरा छाया हुआ था, लेकिन समीर के घर के सामने अचानक 4 सफ़ेद गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ियों के दरवाजे बंद होने की आवाज़ इतनी तेज थी कि सन्नाटा चीर गया। समीर और ऋचा, जो अभी अभी अपनी नई मखमली जिंदगी के सपने से जागे थे, दरवाजे पर हुई उस जोरदार दस्तक से कांप उठे। धम धम धम। एंटी करप्शन ब्यूरो, मिस्टर समीर खन्ना, दरवाज़ा खोलिए वरना हमें तोड़ना पड़ेगा। ऋचा का चेहरा, जो कल तक घमंड से दमक रहा था, अब एकदम पीला पड़ गया। समीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने कांपते हाथों से कुंडी खोली। सामने वर्दी में अफसर और हाथों में सर्च वारंट लिए टीम खड़ी थी। बिना समय गवाए
टीम घर के अंदर फैल गई। कोना कोना छाना जाने लगा। ऋचा बदहवास होकर चिल्लाने लगी, यह क्या बदतमीजी है? आप जानते हैं मेरे पति कितने बड़े वकील हैं। हम नामी लोग हैं। लेकिन अधिकारी शांत थे। टीम के लीडर इंस्पेक्टर राठौर की नज़र सीधे समीर की कलाई पर गई, जहां वह सुनहरी घड़ी अभी भी चमक रही थी। राठौर ठंडी और पैनी आवाज़ में, घड़ी बहुत खूबसूरत है मिस्टर समीर। वैसे एक सरकारी वकील की तनख्वाह में ऐसी घड़ी आने में 3 जन्म लग जाते हैं। कहाँ से आई यह? ऋचा तुरंत बीच में कूद पड़ी। उसका लहजा अभी भी आक्रामक था। यह एक तोहफा है, हमारे एक पारिवारिक मित्र ने दी है। क्या आप दोस्तों से उपहार लेना भी गुनाह है? इंस्पेक्टर राठौर ने एक फीकी मुस्कान दी। उन्होंने समीर का हाथ पकड़ा और कलाई से वह घड़ी उतरवा ली। उन्होंने उसे एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जोड़ा। अचानक मशीन से एक बीप बीप की आवाज़ आने लगी। अधिकारी, मिस्टर समीर, आपने कानून की किताबें तो बहुत पढ़ी होगी, पर शायद ट्रोजन हॉर्स के बारे में नहीं सुना। रविंद्र कोई दोस्त नहीं है, वह एक मंझा हुआ शिकारी है। उसने आपको यह घड़ी सिर्फ इसीलिए दी क्योंकि वह जानता था कि एक दिन वह फंसेगा। इस घड़ी के डायल के पीछे एक माइक्रो रिकॉर्डिंग चिप, एक हाई डेफिनेशन माइक्रोफोन और एक एक्टिव जीपीएस लगा है। समीर के कानों में जैसे गरम शीशा पड़ गया हो। अधिकारी ने आगे कहा, पिछले 3 दिनों में आपने घर के अंदर जो भी बात की, चाहे वह रिश्वत की रकम के बंटवारे की हो या रविंद्र के साथ हुई आपकी गुप्त डील, यह सब सीधे हमारे सर्वर पर रिकॉर्ड हो रहा था। यहाँ तक कि आपकी पत्नी ने जो आपको रिश्वत लेने के लिए उकसाया, वह आवाज़ भी इसमें कैद है। जैसे ही अधिकारी ने लैपटॉप पर वह बटन दबाया, कमरे में समीर और ऋचा की आवाज़ गूंज उठी। समीर, ये लो फाइल और कर दो साइन। यह घड़ी तो बस शुरुआत है। ऋचा की रिकॉर्ड की हुई आवाज़ समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस रुतबे की घड़ी को वह कल तक चूम रहा था, वह दरअसल उसकी बर्बादी का सबसे पुख्ता सबूत थी। रविंद्र ने खुद को सरकारी गवाह बना लिया था और समीर को एक बलि का बकरा बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया था। ऋचा पागलों की तरह चीखने लगी, नहीं, यह नहीं हो सकता। समीर, कुछ करो। लेकिन समीर अब पत्थर बन चुका था। उसने अपनी कलाई की तरफ देखा, जहां अब घड़ी नहीं बल्कि हथकड़ी लगने वाली थी। तभी उसकी नज़र कोने में खड़े अपने माता पिता रतन जी और शीला जी पर पड़ी। रतन जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उनका सिर झुका नहीं था। उनके चेहरे पर वह दुख था जो एक पिता को अपने बेटे की लाश देखकर होता है। समीर को अब समझ आया कि उसने जिस चमक के लिए अपने माता पिता के सम्मान को कीचड़ में फेंका, वह चमक महज एक धोखा थी। अधिकारी समीर को धक्का देते हुए, चलिए वकील साहब, अब अपनी वकालत जेल में दिखाइएगा। जैसे ही पुलिस ने समीर के हाथों में हथकड़ी लगाई, उसकी स्वर्ण घड़ी से सजी कलाई अब लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। समीर का सिर झुका हुआ था और उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे, लेकिन इन आंसुओं की अब कोई कीमत नहीं थी। पड़ोसियों की भारी भीड़ घर के बाहर जमा थी। वही पड़ोसी जो कल तक नई गाड़ी देखकर जल रहे थे, आज घृणा और मजाक भरी नज़रों से तमाशा देख रहे थे। समीर के बूढ़े माता पिता रतन जी और शीला जी घर की चौखट पर बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे।
उनके लिए यह सिर्फ उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि उनके दशकों पुराने चरित्र और संस्कारों की अर्थी थी, जो उनके ही बेटे ने उठाई थी। तब इंस्पेक्टर राठौर ऋचा की ओर मुड़े। राठौर, मिसेज ऋचा खन्ना, आप भी हमारे साथ चलेंगी। आप पर न केवल भ्रष्टाचार में उकसाने का आरोप है, बल्कि अपने सास ससुर को प्रताड़ित करने, उनकी दवाइयाँ फेंकने और उन्हें बंधक बनाकर रखने का भी गंभीर केस दर्ज किया जा रहा है। ऋचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पागलों की तरह चीखने और रोने लगी। ऋचा गिड़गिड़ाते हुए, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस अपने परिवार का भला चाहती थी। पुलिस साहब, देखिए, मेरा छोटा बच्चा है, मैं जेल नहीं जा सकती। वह भागकर रतन जी के पैरों में गिर गई, वही पैर जिन्हें कल उसने झटक दिया था। ऋचा सिसकते हुए, पिताजी, मुझे बचा लीजिए, पुलिस से कहिए कि मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में अंधी हो गई थी। शीला जी ने अपना चेहरा फेर लिया। रतन जी की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने ऋचा को नहीं उठाया। उन्होंने कांपती आवाज़ में बस इतना कहा, बहू, हमने तुम्हें लक्ष्मी माना था, पर तुमने इस घर को नरक बना दिया। कानून को अपना काम करने दो। ऋचा को महिला पुलिसकर्मी ने जबरदस्ती घसीटते हुए गाड़ी की ओर बढ़ाया। वह सड़क पर गिरती पड़ती, गिड़गिड़ाती और अपने बिखरे हुए बालों के साथ बिलखती रही, लेकिन किसी के दिल में उसके लिए दया नहीं थी। समीर और ऋचा को ले जाने के बाद पुलिस की गाड़ियों के सायरन धीरे धीरे दूर हो गए। घर के बाहर सन्नाटा पसर गया, लेकिन वह शांति वाला सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक उजाड़ कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। ऋचा ने समीर के सिद्धांतों को पैसों की जिस आग में झोंका था, आज उस आग ने उसका पूरा संसार भस्म कर दिया था। समीर की सरकारी नौकरी जा चुकी थी, उसकी वकालत का लाइसेंस रद्द होना तय था और समाज में उनकी थू थू हो रही थी। उनके पास अब ना वह चमकती घड़ी थी, ना वह नई सेडान और ना ही वह घमंड। उनके पास बचा था तो सिर्फ एक बर्बाद भविष्य और असहनीय शर्म। रतन जी ने अपनी पत्नी का हाथ थामा और अपने पोते का और धीरे से उस घर के अंदर चले गए, जो अब फिर से गरीब हो गया था। पर शायद अब वहाँ फिर से ईमानदारी की वह कड़वी रोटी नसीब होगी, जिसमें कम से कम जमीर का सौदा नहीं था। कहानी का संदेश साफ है, ईमानदारी की सादी रोटी बेईमानी की पकवानों से कहीं बेहतर है, क्योंकि बेईमानी की चमक अंत में इंसान को अंधेरी काल कोठरी में ही छोड़ती है। साथियों, आप लोग यह कहानी किस जगह से देख रहे हैं? अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।